राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारों को न देख। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद हुसैन। आज अलग हटके कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड की अजीम शान शख्सियत श्री ज़हूर आलम जी से। आइए बात करते हैं। आइए 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 आइए, क्या बात, पधारिए, बैठिए, तशरीफ लाएं, बैठिए भाई। और कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया, वाह, जही नसीब, क्या बात। तो सर, सबसे पहले हम आपके जन्म स्थान और बचपन की कुछ यादों से दर्शकों को रूबरू कराना चाहते हैं। मेरा जन्म जो है वो इसी नैनीताल में, ये मेरी पत्नी हैं, मेरी शरीक हयात मुन्नी। कुछ चाय वाय ठीक है। तो नैनीताल में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और बचपन की यादें आती हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। जी सर। जो तमाम खेल हम लोगों ने खेले, उन आज के जो बच्चे हैं वो उससे महरूम हैं और वो मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की, मस्ती आज ख़त्म हो गई है। हमने डिब्बू खेले, जो ये सिगरेट के डब्बे होते हैं वो खेले, गिल्ली डंडा खेला, 7 टाइम जो होती है वो खेली हम लोगों ने। और ये तमाम हॉकी, फुटबॉल, और यहाँ इतना बड़ा जो मैदान है उसका तो बहुत हमने सदुपयोग भी किया और दुरुपयोग भी किया खूब। दुरुपयोग कैसे सर? दुरुपयोग इस तरीके से कि मतलब जो सजाते थे तमाम गेम्स के लिए, जो DSA कराती थी तमाम खेल, तो हम अक्सर जो है वहाँ घुस जाया करते थे मैदान के अंदर। अच्छा। तो हमें डांट भी बहुत पड़ती थी और डांट भी खूब खाई है हम लोगों ने। लेकिन हम लोग इतने शरारती थे कि बाज नहीं आते थे, बार बार दौड़ दौड़ कर क्रॉस करते थे। उसको जो लाइन होती थी उसके पड़ी हुई, उसको क्रॉस करने में कुछ और ही आनंद आता था हम लोगों को। तो इस तरीके से बचपन गुजरा, खेल वेल भी खूब खेले। और उसके बाद जो है स्कूल में भर्ती हुए हम लोग, जो यहाँ पर हम लोग बाज़ार ही में रहते थे पहले। तो बाज़ार में जब हम लोग रहते थे, बिल्कुल सामने ही हमारे जो ये जयलाल सा बाज़ार के किनारे पर जो स्कूल है, यहाँ का सबसे पुराना प्राइमरी स्कूल, जिसे गुरु गौशाला भी कहते हैं। और बाद में अब तो हम उसे गौशाला, जब यार दोस्त मिलते हैं तो गौशाला यूनिवर्सिटी कहने लगे, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से निकले। और मुख्य जो था प्राइमरी स्कूल था ये, तो इसमें एडमिशन लिया। और उसके बाद गौशाला स्कूल या गौशाला यूनिवर्सिटी हम लोग इसलिए कहते थे उसको, या तमाम लोग यहाँ के, कि उस स्कूल के बगल में ही गौशाला है, जैसे तमाम लोग जानते हैं। इसलिए वो प्राइमरी स्कूल के नाम से न जान करके गौशाला या गुरु गौशाला के नाम से ही जाना गया। और उसमें हम लोग जो है पढ़ा, हमने 5 वहाँ से पास किया। और उसके बाद जो है CRSC इंटर कॉलेज में जो है वो एडमिशन हुआ। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्राइमरी स्कूल होता था, ये नगर पालिका के अंडर आते थे सारे स्कूल्स, और उनका भी एक बोर्ड होता था। और जब बोर्ड होता था वो, तो उसका भी एक तरीके से जो है बोर्ड का एग्ज़ाम होता था 5th का। और सारे स्कूलों के कॉमन पेपर बनते थे, नगर पालिका उसको कंडक्ट करती थी। और जो आसपास हमारे खुरपताल वगैरह और इधर के जो स्कूल थे, वो भी उसी बोर्ड नैनीताल के अंदर थे। यहाँ पर एक शिक्षा विभाग नगर पालिका का होता था। तो उस बोर्ड को मैंने जो है मतलब उसको टॉप किया था। तो ये मज़ेदार बात मैं आज तक मुझे याद आती है। तो उसको मैंने टॉप किया था। उसके बाद CRSC इंटर कॉलेज, जो मशहूर यहाँ का विद्यालय है और जहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली। जी सर। सर, आप अपनी स्कूल की कुछ यादें, कुछ बातें हों वो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो 5 पास करने के बाद जो है CRSC इंटर कॉलेज नैनीताल का जो सबसे मशहूर विद्यालय यहाँ पर रहा है और जिससे बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं, उस समय भी और बाद में भी। और जिस विद्यालय ने जो है ओलंपियन दिए, NSD को इतने सारे लोग दिए, और जो कि यहाँ के जो खेल और जो नाटक जिसे हम कहते हैं उसकी, और संस्कृति कर्म जितने भी हैं उसकी एक बुनियाद थी CRSC इंटर कॉलेज। तो उसी में मैंने एडमिशन लिया 6 में।
और 6 में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर पढ़ाई शुरू की। मुझे याद आती है कि मेरा आर्ट बहुत अच्छा था तब। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आर्ट में एडमिशन लिया। तो आर्ट जब मैंने लिया तो हमारे जो आर्ट के टीचर थे उन्होंने कहा कि भाई आकर के पहले दिन कि बिना प्रकार के और बिना स्केल के एक तो सीधी लाइन खींचनी है और एक जो है वो वृत्त बनाना है, सर्किल, बिना प्रकार के और बिना स्केल के। तो मैंने कोशिश करके मेहनत करके उसको बनाया और एक सीधी लाइन खींची। और मैं उसके बाद उन्होंने कहा बना दिया, तो सब लोगों ने कहा हाँ बना दिया। तो मैं उनके पास कॉपी लेकर के गया। तो कॉपी लेकर के जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने एक झापड़ मारा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो कहने लगे बेवकूफ़ बनाता है, तूने प्रकार यूज़ किया और तूने स्केल से लाइन खींची है। अरे मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, मैंने खुद बनाया है। तो बड़ी मुश्किल से उनको विश्वास हुआ। उन्होंने कहा अच्छा मेरे सामने बना के दिखा। फिर मैंने उनके सामने उनके टेबल पर बना करके दिखाया, तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ ये बात ठीक रही। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर वो की, मार भी खाई स्कूल में और खूब वो किया। हमारे विद्यालय में CRST जो नैनीताल का, मैंने जैसा कहा कि एक बहुत अच्छा विद्यालय रहा है। तो उसमें जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी बहुत होती थी। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती ही थी, लेकिन उसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत होती थी। और उसमें जो था वो 4 हाउसेस अभी भी हैं, वो जो स्कूलों में होते हैं तो बनते थे। और कट थ्रोट कंपटीशन होता था उनमें। और उसके बाद जो है उसमें उनका कंपटीशन होता था, गेम्स का अलग होता था और ये जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनका अलग होता था। तो तभी से जो है ये इस तरीके से हम लोगों को वो उसमें भाग लेने का मौका मिला और उसमें किया। और CRST में भी हम लोगों ने खूब मस्ती के साथ पढ़ा और अच्छे मेरे नंबर ठीक ठाक ही करीब करीब आते थे। मैं बहुत ऐसा ब्राइट नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर से मैं पास हो जाया करता था। और मेरे भाई साहब जो थे बड़े, खुर्शीद आलम, वो बड़ी निगाह रखते थे पढ़ाई वढ़ाई के लिए और बड़ा ध्यान देते थे। हालांकि बचपन से ही पढ़ने वढ़ने का शौक़ भी था, किताबें थी। यहाँ जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी है उसमें हम लोग जाया करते थे, वहाँ से उसके मेंबर बन गए थे बचपन से ही। और अभी वो स्थिति नहीं है। पहले बच्चों का एक अलग सेक्शन होता था वहाँ पर। और जो हमारी जो ये दुर्गालाल मोहन शाह लाल शाह जो लाइब्रेरी है उसके किनारे बाहर की तरफ बच्चों का पूरा एक सेक्शन अंदर भी होता था, लेकिन वो बाहर भी होता था। वहाँ पर चेयर्स लगी रहती थी और जो पेड़ हैं वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो उसमें पेड़ों के किनारे पर एक वो बनी हुई है सीमेंटेड गैलरी जैसी। तो वहाँ पर बच्चों की तमाम किताबें रोज़ शाम को चौकीदार जो थे और वहाँ जो कार्यकर्ता थे वो रखते थे। तो बच्चे वहाँ जाते थे और वहीं से किताब छांटते थे और वहीं बैठ करके ताल के किनारे, मतलब वो क्या आनंद था वो पढ़ने का, मैं आप बता नहीं सकता। याद करके मतलब दिल भर आता है कि जो स्थितियाँ थी पढ़ने की। तो पढ़ने का शौक़ भी जो है वो बचपन से ही रहा। और नाटक की बात मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ ना, प्राइमरी स्कूल में मैं वो कर लेता हूँ क्योंकि बचपन की बात हो रही है, बाद में हो जाएंगी। कि जब मैं वहाँ रहता था बचपन में ये बाज़ार में, और वो प्राइमरी स्कूल जो हमारा पढ़ने का जो जहाँ हमने पढ़ाई की, तो अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ, हम लोग वहाँ जाते थे स्कूल के आसपास, वहीं खेलते थे। बहुत खूब। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कुछ गतिविधि हो रही। तो मैंने झांक करके देखा तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो रामलीला जैसा कुछ कर रहे हैं। और फिर मैं देखता रहा तो वहाँ पर एक बड़ा सा कोई मशीन थी, उसमें से कुछ आवाज़ आ रही है। और एक बाल वाले सज्जन जो हैं, आधे गंजे और बाल वाले, वो कुछ बता रहे हैं और लोग जो है वो कुछ नृत्य जैसा, कुछ एक्टिंग जैसी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें। तो मैं वहाँ जाने लगा रोज़ और खिड़की से देखता था। खिड़की भी ज़रा ऊंची थी तो मेरी हाइट पहले से ही थोड़ी सी कम रही है। तो मैं जैसे तैसे ईंटें वींटें लगा करके खिड़की से मैंने देखने का अपना एक ईंटें वींटें लगा करके वो बना लिया था और मैं वहाँ से देखता था। तो एक दिन कुछ ईंट वींट गिरी या क्या हुआ, कुछ खटका हुआ। तो उन्होंने जो है वो एकदम से उधर देखा और उनसे कहने लगे ये कौन है? तो मैं डर गया, नीचे सहम गया। फिर वो खिड़की के पास आया, उन्होंने देखा, हाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने जी मैं वो
जो आप करवा रहे हैं रामलीला या कुछ, तो मैं उसको देख रहा हूँ। कहने लगा अच्छा तो ठीक है, बाहर क्यों खड़े हो, गिरोगे वहाँ से, तुम अंदर आ जाओ। तो बड़े उन्होंने इज्जत और एहतराम के साथ मुझे वहाँ बिठाया, कहना यहाँ बैठो, लेकिन शरारत मत करना, बोलना नहीं और कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं कई दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था कि तुम यहाँ खिड़की में से कुछ वो देख रहे होते हो। तो मैं वहाँ बैठा और वहाँ जो देखा मैंने, और उसके बाद मैं रोज़ जाने लगा। तो उन्होंने कहा एक्टिंग करोगे यार, मैं शर्मा गया बिल्कुल और कुछ नहीं बोला। बहरहाल वो फिर वो तो क्या हुआ कि वो रामलीला की जो है वो रिहर्सल हो रही थी वहाँ पर, और वो जो है लाइट एंड शेडो रामलीला होती थी, जो कि बहुत बाद में मुझे जब पढ़ा लिखा और लोगों से जानकारी मिली कि वो पुराना एक वो रहा है। अल्मोड़ा में जो है वो ट्रेडिशन था वहाँ, जब उदय शंकर यहाँ 1939 में आए और उन्होंने इंडिया कल्चरल सेंटर की अल्मोड़ा में स्थापना की। अल्मोड़ा को इसीलिए जो है तमाम वहाँ पर मिट्टी में जो है वो रहा है वहाँ संस्कृति, इसीलिए उसको कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। तो वहाँ उसी खुशबू से खींचे चले आए थे, और कौन नहीं आया उनके उस सेंटर में। तमाम जो बल्ला हसानी से लेकर, जोरा सहगल से लेकर के, और रविशंकर से लेकर के, और बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, कौन नहीं था वहाँ पर उस समय मौजूद। तो बहरहाल वो 4 साल वो सेंटर चला। तो ये जो मुझे बाद में मालूम हुआ, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, बड़े बाल वाले और गंजे, वो वहाँ से सीखे हुए थे, और उनका नाम था श्री तारादत्त सती। तो वो उस सेंटर से सीखे हुए थे, और वही जो है जब वो सेंटर करीब 43 में बंद हो गया था, वो 4 साल 5 साल चला, और उसके बाद जो है वो कई लोग इधर उधर चले गए। मोहन उप्रेती भी वहाँ से जब, अब सीखा हुआ का रिकॉर्ड तो शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन वो रहे, उनके साथ एसोसिएटेड रहे। और वो फिर यहाँ फिर मुझे मालूम हुआ कि वो तो तारादत्त सती जी हैं जो सिखा रहे हैं यहाँ। फिर सोंगा रामानुजन खुला है यहाँ, तो वहाँ पर भी, हाँ, तो मैंने देखा कि तारादत्त सती जी जो है वहाँ पर सिखा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी हस्ती थे। बाद में मालूम हुआ उनकी जो क्या अहमियत थी, ये भी बाद में मालूम हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ फ्लैट्स में जो है वो बड़े बड़े पोल लगा करके और एक स्टेज बनाया जा रहा है, और उसमें बहुत बड़ा ह्यूज सफ़ेद चिट्ट पर्दा। और उसके बाद देखा कि वही सारे कलाकार जो वहाँ वो रिहर्सल कर रहे थे, वो शैडो प्ले रामलीला जो है वहाँ पर वो मंचित हुई, लार्जर देन लाइफ, बड़ी बड़ी लाइटें बनाई गई। फिर बाद में जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया, हमारे गुरुजन शरद चंद्र अवस्थी जी और केसी पांडे जी, सीआरसी इंटर कॉलेज के टीचर, वो भी उनके साथ वहाँ पर लगे हुए थे। तो वो मुझे बाद में मालूम हुआ, जब जिक्र होता था इस बात का, तो हम लोगों ने देखा कि वो जो शैडो प्ले होता था वो लाइट के ज़रिए से, आधी रामलीला पर्दे के पीछे होती थी और आधी जो है वो पर्दे के आगे होती थी। यहाँ रामलीला जो देखी थी उससे बिल्कुल फ़र्क थी वो रामलीला जो हम लोगों के यहाँ पर थी। तो वो बहुत मज़ेदार। तो तब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ये, तभी से मुझे नाटक के प्रति, संस्कृति के प्रति और तमाम कलाओं के प्रति जो है वो लगाव, एक जो है मेरा जुड़ाव रहा। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति से थोड़ा दर्शकों को अवगत कराएंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आगे बढ़े, क्या क्या परेशानियां आपकी ज़िंदगी के साथ रहीं? हाँ, मैं जो जिक्र कर रहा था वही कि कैसे क्या लगा। मैं थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं कि मेरे परिवार में कभी ऐसा कोई कला के प्रति या कोई नाटक के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोहम्मद हनीफ साहब थे, जिनकी दुकान थी यहाँ पर कपड़े की और टेलरिंग की, और मेरे बड़े भाई साहब थे खुर्शीद आलम, और वो यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद वो दिल्ली एनसीईआरटी में जाके काम करने लगे थे। 12 उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो यहाँ लौट आए थे फिर। और मेरी 2 बहनें, एक बड़ी बहन वो तो इतनी बड़ी थी कि मुझे उनकी ठीक से, मतलब उनकी कब शादी हुई थी यहाँ तक भी याद नहीं है, पहले इतना गैप होता था। और हम लोग, छोटी बहन की शादी मेरे सामने हुई, और हम लोग 4 भाई थे, 2 बहन और 4 भाई। बड़े भाई साहब जैसा मैंने जिक्र किया खुर्शीद आलम साहब, और उसके बाद मैं, और मुझसे छोटे 2 भाई और महबूब आलम और अयूब आलम, तो जिन दोनों की भी जो हैं वो दुकानें हैं। तो
मैं ये कह रहा था कि इस तरह का हम लोगों का कोई एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों की थी। बस प्राइमरी में पढ़ा, फिर CRC इंटर कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद डिग्री कॉलेज में यहाँ गए। तो ये मेरा जो है, मेरी माताजी जो थीं वो बहुत ही सीधी लेडी थीं और उन्होंने तो, उनकी पढ़ाई वढ़ाई भी बिल्कुल कभी हुई नहीं थी। रियाजन बेगम नाम था मेरी। सर माता जी का नाम? रियाजन बेगम था मेरी, हाँ। सर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति से थोड़ा दर्शकों को अवगत कराएंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आगे बढ़े, क्या क्या परेशानियां आपकी ज़िंदगी के साथ रहीं? परिवार में आर्थिक स्थिति जूझ रहे हैं और आप? हाँ 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 हाँ, संघर्ष? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में परिवार इतना जो था, 6 7 8 लोगों का परिवार जो था, और पिताजी अकेले कमाने वाले, और उन्होंने हम लोगों को भी पढ़ाया और हमारे बड़े भाई साहब को भी पढ़ाया उन्होंने। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरे एक दिक्कत और हुई कि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहने लगे थे, और जैसा मैंने बताया कि बड़े भाई साहब यहाँ से ग्रेजुएशन करके जैसा कि दिल्ली गए, तो वो भी बीमारी की वजह से उनको वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ दिल्ली का, और वो अच्छी खासी नौकरियाँ NCERT की छोड़ करके फिर यहीं आ गए थे, और वो भी उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। तो उस समय भी जो है, तो आर्थिक स्थिति क्योंकि बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूँ कि नहीं थी, और बहुत ही मामूली सा हम लोगों की आमदनी हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि बचपन से ही ये जज्बा था कि घर की मदद करनी है, घर वालों की मदद करनी है। तो मैं यहाँ पर जो ये सीज़न होता है, इसमें ये वाटर बॉल होती थी पहले बच्चों के खेलने की, एक गुब्बारा नुमा होती थी, एक गुब्बारा जैसा, उसमें पानी भरते थे, और पानी भर करके वो उसमें एक और क्या कहते रबर बांधते थे और उसको ऐसे ऐसे करते थे। वो बेची, गुब्बारे बेचे। और जो यहाँ मेला लगता है, ये रामलीला नंदा देवी का, और रामलीला स्टेज में एक और मेला लगता था जो मैं कह रहा था कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे, तो उन दोनों मेलों में भी हम लोग दुकान लगाते थे, और दिल्ली से वो जो है ये सामान ला करके बच्चों के खिलौने वाला, तो हम लोग वहाँ भी बेचते थे और यहाँ भी बेचते थे। उसके अलावा जो ये भीमताल में जो मेला होता है, ये जो इस टाइम पे लगता है, क्या नाम, रक्षाबंधन के टाइम पे, तो उसमें भी हम लोग जाकर के दुकान लगाते थे। इस तरीके से भी जो है वो हम लोगों ने परिवार का साथ दिया है। और मेरे बड़े भाई साहब जब पढ़ते थे तो यहाँ डिग्री कॉलेज में, तो मैं गुब्बारे बेचता था, तो मुझसे एक बार गुब्बारे नहीं बिक सके। तो वो जो जितनी थैली ली थी गुब्बारों की, तो उन्होंने कहा यार चल मैं, तो बड़े भाई साहब ने जो है आवाज़ लगा करके वो गुब्बारे बेचे। तो उनके कई पढ़ने वाले डिग्री कॉलेज के मित्रों ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा यार काम करने में कैसी शर्म। तो इस तरीके से वो हुआ। उसके बाद मुझे एक बहुत मज़ेदार किस्सा याद आ रहा है कि फिल्म देखने का भी शौक़ होता था बचपन में, बड़ी उमंग होती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मतलब फिल्म देखने के लिए जो बहुत सस्ता टिकट होता था लेकिन जा पाएँ। तो जब मैंने वो पहली बार वो मेले में गुब्बारे, वाटर बॉल और ये सब बेचे, तो पैसे कुछ इकट्ठे हुए, तो बाकी पैसे मैंने घर में दे दिए और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे फिल्म देखनी है। सर कौन-कौन से सिनेमाघर हुआ करते थे उस टाइम? सिनेमा घर जो है यहाँ पर 4 थे तब। अच्छा, हमें तो सर 2 ही सिनेमाघरों के बारे में जानकारी थी, यहाँ 4-5 थे? हाँ, नाम कुछ? एक तो जो अभी तक रहा ये अशोक, टूट गया है जो, अब जहाँ पार्किंग है, और एक कैपिटल सिनेमा जो अभी भी है, बीच में बंद हो गया था, फिर से चालू हो गया है। और एक सिनेमा यहाँ पर था, क्या नाम, ये जो एक होटल खुल गया है अभी माल रोड में, लक्ष्मी टाकीज। और उसके बगल में जो बताते थे मेरे पिताजी, और अभी भी वो जहाँ पर सूचना विभाग है, उसमें खिड़की आप देखेंगे तो बिल्कुल टिकट वाली खिड़की अभी मौजूद है। तो वहाँ था रॉक्सी सिनेमा, हालांकि वो हमारे ज़माने में नहीं था, हमसे पहले था, लेकिन वो था वहाँ पर। उसके बाद फिर एक वो बंद हो गया जब ये 2 सिनेमा माल रोड वाले, तो एक और सिनेमा हॉल खुला यहाँ पर, ये विशाल टाकीज, तल्ली ताल जो फांसी का घेरा है वहाँ पर, तो वो खुला। तो जब मैंने माता जी से कहा, अपनी मम्मी से, कि अब फिल्म देखनी है, और मुझे जो है शायद 4 आने का या 5 आने का टिकट होता था, तो मैंने कहा उतने पैसे इसमें से अब मुझे दे दो और मुझे फिल्म देखनी है। अच्छा, पहली फिल्म आपने अपने पैसों से देखी थी? क्या बात। तो उन्होंने कहा कि
पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, तुझे चीज़ खानी या कुछ करना है वो, लेकिन फिल्म के लिए तो नहीं बेटा, वो तो फिर अब्बू जान से फिर पूछना पड़ेगा तुमको। तो मैंने डरते डरते फिर वो अब्बू जान से कहा, तो अब्बू जान ने हंस के कहा अच्छा ठीक है यार तुझे। तो दोस्तों के साथ में पहली बार मैंने जो है वो उन पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से, अपने कमाए पैसे से पहली फिल्म मैंने देखी। और उसके बाद मैं बताऊं एक चीज़ और, कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ से मैंने 5th टॉप किया था पढ़ने में, थोड़ा सा ठीक ही जैसा था मैं। उसके बाद CRC इंटर कॉलेज की जो मैं अभी बात कर रहा था, तो जब मैं वहाँ गया तो 6 में एक एग्ज़ाम होता था, और वो जो भी चाहे उसमें वो ले सकता था भाग, और वो होता था स्कॉलरशिप के लिए वो एग्ज़ाम होता था। तो तमाम बच्चे जो भी सोचते थे जिनके माँ बाप के उसमें एग्ज़ाम वो पास करें करके, तो जो भी ठीक ठाक पढ़ने लिखने में होते थे उनके वो एग्ज़ाम होता था स्कॉलरशिप के लिए। और वो स्कॉलरशिप कितने का होता था मालूम? 5 रुपये महीना। हालांकि उस समय 5 रुपये महीना भी, उसकी भी एक कीमत थी। तो वो भी एग्ज़ाम दिया मैंने। तो जब मैं लिख रहा था कॉपी में, तो कोई बाहर के टीचर्स की वहाँ पर वो लगी थी, मतलब ड्यूटी। तो उन्होंने मेरी कॉपियाँ 2-3 उसमें हुए थे, क्या नाम, पेपर। उन्होंने मुझसे कहा था तेरा तो हो गया, तेरे को तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और वो स्कॉलरशिप मुझे फिर मिली। तो अब हमने कहा, जब वो आ गया रिजल्ट उसका और स्कॉलरशिप मिली, तो फिर वहाँ मैंने ऑफिस में CRC के पूछा कि भाई वो मेरी स्कॉलरशिप जो आई है वो 5-6 महीने हो गए और मुझे तो नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो नहीं मिलेगी, वो तो इकट्ठी फिर मिलेगी। तो उसके बाद जब मैंने 8th पास किया, तो 8th पास जब किया वहाँ पर, तो तब वो स्कॉलरशिप 180 रुपया सारी मिला करके वो मुझे दिया गया, उसका चेक एक साथ। और वो 180 रुपये पा करके मेरी क्या हालत थी, मतलब कभी अपने हाथ में कभी देखे नहीं थी वो रकम। मतलब घर में भी जो पैसे कभी कुछ चीज़ खाने के लिए मिलते थे या किसी चीज़ के लिए, तो बहुत ही कम पैसे होते थे। तो वो ला करके मैंने अपनी माँ को दे दिए वो पैसे, और फिर उन्होंने अपने तरीके से उसका वो किया। और उस दिन भी फिर मैंने एक फिल्म जो है वो देखी उस खुशी में। तो इस तरह का रहा है बचपन। सर, इसी क्रम में कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, बहुत ही मज़ेदार है वो सब, और मैं चाहूँगा कि वो बताया जाए। कॉलेज में जब एडमिशन लिया मैंने, तो कॉमर्स था मेरा सब्जेक्ट। और कॉमर्स हम लोगों ने फिर जब पढ़ने के लिए पहले दिन हम लोगों की क्लास लगी, तो इंद्रसिंह नायक जो बाद में VC भी रहे यहाँ कॉमर्स विश्वविद्यालय के, तो वो पहले दिन आए हमारे क्लास में, और उन्होंने पूछा कि ये कॉमर्स के बच्चे, एक CRST में ही केवल कॉमर्स था तब, तो हम लोग ज़्यादातर CRST वाले ही कॉमर्स में हुआ करते थे, और बाकी उसके अलावा जो प्लेन्स के बच्चे भी बहुत सारे आते थे। हाँ, क्योंकि बहुत जगह कॉमर्स नहीं था डिग्री कॉलेजेस में तब। तो वहाँ जब हम गए, तो इंद्रसिंह नायक जी ने कहा कि आप कहाँ से आए? तो ज़्यादातर बच्चे CRST के थे, और हम लोग बताया हम लोगों ने कि हम CRST इंटर कॉलेज से आए। तो मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स की ईमानदारी और उनका तरीका देखिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि जो लोग CRST से आए हैं, मुझे उनसे ये कहना है कि हम वैसी कॉमर्स तुम्हें नहीं पढ़ा सकते जैसा तुम CRST से और उन टीचर से पढ़ करके आए हो। हमसे बहुत उम्मीद मत रखना, वो तो कमाल के टीचर हैं। तो मतलब उसी दिन लगा कि यार हम मतलब कितने सौभाग्यशाली हैं कि वैसे टीचर से हमने CRST इंटर कॉलेज में मतलब पढ़ा। मैं CRST इंटर कॉलेज का फिर जिक्र आ गया है, तो CRST के बारे में मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि CRST इंटर कॉलेज में, जैसा मैं पहले बताया कि 4 हाउस होते थे, और उसमें गेम्स के भी वो होते थे, और ड्रामा के और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी हाउस वाइज जो है उसमें कंपटीशन होता था, और कट थ्रोट कंपटीशन उसमें होता था। तो वो सब हुआ। अब 8th तक तो हमको कोई चांस नहीं मिला किसी भी चीज़ में भाग लेने के, हालांकि इच्छा तो बहुत थी कि मैं भी नाटक करूं। तो हम लोग छुप करके जो है वो जब यहाँ ड्रामा कंपटीशन होता था पहले नैनीताल में बहुत बड़ा, और वो होता था शैले हॉल में। तो शैले हॉल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि CRST वाले भी जो है हॉल छोटा था, तो जब
हम लोगों के जो CRST इंटर कॉलेज के जो ये जो ड्रामा कंपटीशन होता था हाउस इसका, तो वो यही शैले हॉल जो है तब वो लिया जाता था। उससे पहले मुझे याद थी शैले हॉल की कि जब वो ड्रामा कंपटीशन ये वाला होता था शरदोत्सव वाला, जिसका इंतज़ार रहता था साल भर, तो हम लोगों को वहाँ भी घुसने नहीं दिया जाता था, वो पासिस पे होता था। तो हम लोग जैसे तैसे खिड़की उड़की से घुस करके जो है वहाँ जाया करते थे वो नाटक देखने के लिए, और कई बार पकड़े भी जाते थे तो हमें बाहर कर दिया जाता था। तो वैसे ही जब हम CRST में छोटे थे और वहाँ CRST का कंपटीशन होता था, तब भी हम लोग ज़बरदस्ती, क्योंकि बड़े बच्चे ही अलाउ होते थे, वहाँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी CRST कॉलेज की, 1800-1900 बच्चे पढ़ते थे उस समय CRST इंटर कॉलेज में। तो हम लोग जैसे तैसे वहाँ भी घुस करके नाटक देखते थे। तो हुआ ये कि जो नाटक कंपटीशन होता था, जब मैं 9th में आया तो वो बंद हो गया अचानक। तो हमने कहा ये क्या हुआ, मतलब हम तो सोच रहे थे कि हम नाटक करेंगे अब, तो ये तो बंद हो गया है यहाँ। तो हमने पता किया कि साहब ये क्या हुआ है करके, तो मालूम हुआ कि CRST के जो है इंटर और हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो बहुत ख़राब हो गया, और बहुत सारे जो है बच्चे जो है वो फेल हो गए, ज़्यादातर बच्चे जो है बोर्ड के वो फेल हो गए, इसलिए वो जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 11th में आया तब भी नहीं हुआ वो। जब मैं 12th में आया तो मुझे जो है वो मैं डिबेट वगैरह बोलता था, कविता वगैरह पढ़ता था, कविता वगैरह लिखने लगा था तब। तो कल्चर सेक्रेटरी बना मैं। हालांकि वो जब कुछ काम नहीं हो रहा है कल्चर का काम, तो फिर सेक्रेटरी बनने से तो मैंने ये सोच लिया कि अगर मुझे कल्चर सेक्रेटरी बनाया गया है तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा और करवाऊँगा। तो मैंने फिर वहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब थे GC जोशी जी, कमाल के आदमी थे, वो बहुत अच्छे टीचर भी थे, और वो इन तरह की चीज़ों में वो भी थे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। मैंने केनिंग करते हुए उनको कई बच्चों को देखा, कई लंबे ढांट होते थे और पढ़ते वढ़ते नहीं थे जो, तो उनकी केनिंग करते हुए वो उनको देखा वहाँ पर असेंबली में बाहर बुला करके वो केनिंग करते थे, केन रखते थे अपने पास। तो उनके पास में गया तो मैंने कहा साहब फिर बनने का फ़ायदा क्या है अगर ये कुछ होगा नहीं तो कहने लगे भाई ऐसा है कि हम लोग अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा साहब पढ़ाई तो ठीक है, और उस साल हम लोगों ने और क्या किया था CRST में कि जो तमाम हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, और उसके बाद जो है वहाँ पर उस पैसे से पूरी पुताई की हम लोगों ने CRST इंटर कॉलेज की। और जो हमारा चीफ परफेक्ट था वो था यतेंद्र सिंह पाल उस साल, और वो बाद में इंटर के बाद ही तुरंत वो CPMT में निकल गया था, बहुत बड़ा डॉक्टर बना वो, और उसके बाद जो है वो बाहर ही रहा। इसी साल अभी लौट करके आया है वो, मतलब उतने साल, मतलब करीब 30-40 साल बाहर, ज़्यादातर उसने अरबियन कंट्रीज़ में जो है वो डॉक्टरी जो है वहाँ पर की उसने, और अभी लौट आया है। बहरहाल तो मैं वो था यतेंद्र पाल, तो मैंने यतेंद्र पाल से कहा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, हालांकि उसका और मेरा सब्जेक्ट अलग था, मेरा कॉमर्स था और उसका जो है साइंस वाला था वो। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये कुछ ड्रामा कंपटीशन या कुछ कल्चर कंपटीशन तो होना चाहिए। तो उसने अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर प्रिंसिपल साहब से हमने बात की, फिर टीचर्स की मीटिंग हुई, कहने लगा भाई कैसे करोगे, पढ़ाई पे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा साहब नहीं होगा। अच्छा वो हम लोगों को बहुत प्यार करते थे CRST के टीचर, क्योंकि एक तो हम लोगों ने, मैंने जैसा बताया कि सारा CRST की पूरी रंगाई पुताई की पैसे इकट्ठा करके, उसके लिए हम लोग रंग भी यहाँ से महंगा मिलेगा करके नहीं, हल्द्वानी से लेकर के आए, और सारे शीशे लगवाए, सारी जालियाँ लगवाई, सारी पुताई की, सारी छत रेड जो रंगी हुई होती है CRST इंटर कॉलेज की छत और तमाम छतें, उसमें रेड ऑक्साइड जो है वो उससे उसकी वो हुई। और उस साल फिर थोड़ा पैसे हम लोगों के पास बच गए थे, उसमें से पूरी रंगाई पुताई और पूरी उसकी रेनोवेशन के बाद, तो उस पैसे से हम लोगों ने क्या है, CRST में एक ड्रेस हुआ करती थी और जो अभी भी है, वो ड्रेस लागू नहीं होती थी क्योंकि CRST में ज़्यादातर जो है वो गरीब बच्चे पढ़ते थे, और जिनको कहीं भी एडमिशन भी नहीं मिलता था वो भी आकर के CRST में उनको एडमिशन मिलता था। तो वो उस पैसे से हमने कहा कि ड्रेस जो है वो ड्रेस कोड लागू करेंगे स्कूल में। जैसे सारे बच्चे हम देखते थे अंग्रेज़ी स्कूल वाले सब अपना जो है वो अपनी ड्रेस में जा रहे हैं, टाई वाई लगा करके, और CRST के बच्चे वैसे ही बिना ड्रेस के,
और वो जो यहाँ दूसरा स्कूल था हमारा, जो सैनिक स्कूल है, उसकी भी एक ड्रेस है, और वो सब बच्चे ड्रेस में जाते हैं। CRST इंटर कॉलेज के बच्चे जो है ड्रेस में नहीं हैं। तो हमने क्या किया कि मीटिंग की और स्टाफ के साथ, और उसके बाद फिर गार्जियंस को बुलवाया गया प्रिंसिपल साहब ने, और उनसे कहा कि भाई ड्रेस कोड हम लोग लागू करना चाहते हैं, और अगर कोई जो है वो ड्रेस नहीं बना सकते, ये वो आती थी ना कि साहब ड्रेस, मतलब इतने पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास कि वो ड्रेस बना सकें, ये हालत में मतलब रहा है, मतलब हमारा समय जो था। अब ऐसी हालत उतनी बुरी नहीं है लोगों की आर्थिक, लेकिन उस समय होती थी। तो ये कहा गया कि जो बच्चे ड्रेस वास्तव में नहीं बना सकेंगे उसको स्कूल ड्रेस देगा, और वो स्कूल ने उन पैसों से वो ड्रेस दी जो कि हम, उसमें से बचत हुई थी हमारी, जो रंगाई पुताई के बाद तमाम। तो प्रिंसिपल साहब बहुत हम लोगों की मतलब एक तरीके से बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे। तो जब हमने उनसे कहा तो वो फिर राज़ी हो गए, और उस साल फिर से जो है वो CRST इंटर कॉलेज में वो ड्रामा कंपटीशन हुआ। फिर शैले हॉल लेने की स्थिति नहीं थी, तो वहीं हम लोगों ने CRST इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड है वहीं स्टेज बनाया, सॉन्ग एंड ऑडिशन से सारे पर्दे वर्दे और ले करके आए हम लोग, और सारी लाइट वाइट वहाँ से पहली बार, और उसके बाद वो ड्रामा कंपटीशन फिर हुआ। अब मैं फिर आता हूँ कॉलेज। कॉलेज में जैसा मैंने बताया कि नायक साहब से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आपको वैसी पढ़ाई तो यहाँ नहीं मिलेगी कॉमर्स की, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर देखते हैं, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल वहाँ पर हुआ। उसके बाद वहाँ पर जब कॉलेज में जाता है तो एक ऐसी उम्र होती है कि आदमी चाहता है कि वो लड़कियों से बात करे, उनके साथ मतलब दोस्ती हो, लेकिन दुर्भाग्य से अब वैसा नहीं है। उन दिनों था कि कॉमर्स में लड़कियां नहीं होती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया तुम्हें कि CRST इंटर कॉलेज बॉयज़ का स्कूल, किसी और स्कूल में कॉमर्स नहीं थी तो लड़कियों का आने का सवाल ही नहीं था। बाहर भी जो कॉमर्स वाले जो बच्चे आए थे वो भी केवल लड़के आते थे, और वो भी लड़कियां नहीं होती थी। तो लेकिन एक और मज़ेदार बात क्या हुआ कि जब मैंने कॉमर्स, इसलिए मुझे मजबूरी में लेनी पड़ी थी, क्योंकि जैसा मैंने बचपन में तुम्हें बताया, शुरू में ही मेरा आर्ट बहुत अच्छा होता था। तो मेरा जब आर्ट CRST में जो हमारे आर्ट के टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम 9th में भी जो है वो साइंस के साथ तुम आर्ट लेना, पेंटिंग मतलब, और तुम बायोलॉजी या मैथ्स वगैरह मत लेना। मैथ्स तो मेरे बस की वैसी थी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि बायो लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जो है वो आर्ट लेना। तो मैंने आर्ट लिया। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद हम इंटर में भी उसको आर्ट खोलेंगे, यहाँ खोलने की बात हो रही है, तो तुम्हारा आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और तुम आगे इसमें फिर कुछ कर सकते हो, पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हो, या कुछ और कर सकते हो, या किसी उसमें जा सकते हो आर्ट कॉलेज में। तो वो मैंने जब आर्ट ले ली तो उसमें हाई स्कूल में मैं आर्ट फिर पास हो गया, ठीक हो गया। अब इंटर में आर्ट खुली नहीं। अब क्या हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं मैथ्स ले नहीं सकता था, बायोलॉजी मुझे अब मिलनी नहीं थी, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में पढ़ी नहीं, तो इंटर में कैसे मिल जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे नीचे ज़मीन पैरों की तली खिंच गई कि मैं करूँगा क्या। मेरे बचपन के सारे दोस्त साइंस में, और मुझे फिर अच्छा आर्ट, इसमें CRST में ये वाली आर्ट नहीं थी, मतलब वो तो खुली नहीं पेंटिंग वाली आर्ट, लेकिन वैसी भी जो थी कॉमर्स थी वहाँ और साइंस थी, आर्ट नहीं थी वहाँ। तो मुझे अब आर्ट पढ़ने के लिए मतलब झक मार के मैं जो है साइंस ले नहीं सकता, तो मुझे या तो GIC जाना पड़ेगा या सैनिक स्कूल जाना पड़ेगा, और मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि नाटक करने थे और बाकी काम करने थे, और CRST मतलब नज़दीक भी था, और उससे ऐसा लगाव था 6 से लेकर के और 10 तक, और वहाँ बिल्कुल मतलब परिवार जैसा था। सारे टीचर भी बहुत अच्छे थे वहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा ये क्या करूँगा मैं, तो मैंने फिर झक मार के फिर कॉमर्स ली, क्योंकि मैं CRST नहीं छोड़ सकता था कॉलेज में। हाँ, और उसके बाद मैंने फिर वो, तब मैं वो कॉमर्स वहाँ जो तुम्हें बता रहा था, तो यहाँ से कॉमर्स इसलिए मुझे वो लेनी पड़ी थी, और वहाँ मैंने फिर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कॉमर्स में मन नहीं लगा, क्योंकि मन उस तरह का था ही नहीं कॉमर्स वाला, जिसमें अकाउंट्स और ये और सब चीज़ें ना, जिसमें आंकड़ों का खेल हो।
तो वो तो नेचर ही नहीं था। नेचर तो था क्या नाम साहित्य का और पढ़ने लिखने का और संस्कृति वाला बचपन से ही। तो वो फिर वहाँ फिर अब कॉमर्स ली। मैंने शायद कोशिश भी की थी कि बीए में मैं एडमिशन ले लूँ, भाई साहब ने कहा नहीं। मेरे जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने कहा नहीं, अब तो कॉमर्स करेगा, अब तूने साइंस तो छोड़ दी तूने, लेकिन अब तो कॉमर्स करेगा। तो मुझे फिर वहाँ कॉमर्स में एडमिशन लिया और फिर वो जैसा फिर मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ होती नहीं थी, लेकिन वो बड़ी हसरत भरी नज़रों से लड़कियों को हम लोग देखा करते थे, क्योंकि वो लड़कियों को सांप का पहली बार उस तरीके से हुआ हम लोगों का। कई लड़कियाँ बहुत अच्छी भी लगती थी। अच्छा, मैं जैसा बता रहा था तुम्हें अभी कॉलेज में कि सारे मेरे साथ के जो लड़के थे, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी और बचपन के दोस्त, ये लंगोटिया यार, वो सारे के सारे साइंस में, और मैं अकेला जो है वो कॉमर्स में। इंटर में मैंने साइंस वो जो कॉमर्स है वो ठीक से नहीं पढ़ी और मैं बंक करने लगा था क्लास। सर कॉलेज में कौन वो खास दोस्त थे जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? मेरे दोस्त मतलब साइंस वाले ज़्यादा थे। जो बचपन से थे, मेरा धीरजपन था, उमेश त्रिपाठी था, यतीन पाल था, और सोहन सिंह रावत जो बचपन से यहाँ से ये गौशाला यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्कूल से मेरे साथ पढ़ा, और शब्बू जो है शहाबुद्दीन जिनकी हांडे की दुकान है, हाँ वो था। एक मुनीर था, वो अभी चला गया नौकरी में बाहर, यहाँ पर वो था। और बहुत सारे लोग थे, प्रवीण शाह टूरिस्ट होटल वाले, हाँ, और तमाम लोग। नाम लेने में तो इतने सारे दोस्त हैं कि वो बहुत वक्त निकल जाएगा उसमें। हालांकि मुझे मेरे दोस्त माफ़ करेंगे कि मैंने कुछ ही नाम नहीं, महिला मित्र फिर क्या हुआ, क्या महिला मित्र कैसे हुए मैं बताऊं तुम्हें कि मेरे सारे दोस्त साइंस में और मैं कॉमर्स में। तो अक्सर मैं जो है जैसे भी क्लास छूटती थी या कई बार क्लास बंक करके भी मैं जो है अपने ये साइंस वाले लड़कों के साथ जो है मेरा उनके साथ ही बैठना था। तो उनके साथ वो लड़कियां भी होती थी, तो उनके साथ इस तरीके से मेरी दोस्ती कई लड़कियों से उसमें हुई और बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर इसमें कॉलेज में एक सांस्कृतिक परिषद वहाँ भी हुआ करती थी, और उसके चुनाव जो है वो यूनियन के साथ हुआ करते थे, ड्रामेटिक्स के। तो ड्रामेटिक जैसा तो कुछ नहीं होता था वहाँ, उसमें केवल इतना ड्रामा होता था कि एक दिन जो ये परिषद है, सांस्कृतिक परिषद या ड्रामेटिक एसोसिएशन, तो उसका एक दिन फंक्शन होता था, उसी में 2 नाटक होते थे और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, कुछ नाच गाने होते थे उसमें, एनुअल फंक्शन जैसा कुछ उसका होता था। सांस्कृतिक परिषद का एक दिन अलग से, यूनियन का फंक्शन अलग से होता था। तो उसमें क्या हुआ कि हमने कहा हम तो नाटक में भाग लेंगे। तो वहाँ जा कर के वो 2 नाटक होते थे, एक कॉमेडी और एक ट्रेजिडी, और उसको जो है कॉमेडी नाटक को जो है वो यहाँ पर मेरे गुरु रहे, क्या नाम, प्रकाश चौधरी और जीवन लाल शाह जी, वो कराते थे। और उसके बाद एक जो सीरियस नाटक होता था उसको पहले मैं बताऊं तुम्हें कि ये जो डिग्री कॉलेज था, इसी के साथ जो है वो इंटर की क्लासेस भी जो अब GIC की जो क्लासेस है वो वहीं लगती थी पहले, डिग्री कॉलेज में ही, जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है अब वहाँ आर्ट्स ब्लॉक के नीचे। तो वहाँ पर जो है वो GIC की जो इंटर की क्लासें हैं वो वहाँ लगती थी, और वहाँ छोटी बिल्डिंग थी क्योंकि GIC की तलीताल में, बाकी हाई स्कूल से और नीचे की क्लासें वहाँ लगती थी। तो मैं ये कह रहा था तुमसे कि वो ये जो हुआ, तो मेरे सारे दोस्त जो थे वो साइंस वाले, तो साइंस वाले जो थे उसमें फिर वो उन्होंने भी कहा कि हम भी जो है वो ड्रामा यहाँ करना चाहते हैं। तो उसमें से भी कुछ लोगों ने किया। उस समय जो पहले जो एक नाटक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी हुआ करता था। तो हुआ क्या कि वो जैसा मैंने बताया कि वो जो GIC की जो इंटर की क्लास वहाँ लगती थी, वहाँ पर जिन तारा दत्त सती जी का मैंने अभी जिक्र किया तुमसे, ये बात वहाँ इसलिए गई कि उनके भाई थे 2 सती, दोनों सती थे गुरुजी हमारे। तो वो वहाँ GIC में पढ़ाते थे, और वो नाटक जो है, जो ट्रेजिक नाटक होता था, वो दोनों कराते थे वहाँ पर।
तो वो एक ट्रेजिक नाटक हुआ और एक कॉमेडी नाटक हुआ, और उसमें जो है ये इन्होंने कराया और वो सती जी ने कराया, प्रकाश चौधरी और जीवनलाल शाह जी ने कॉमेडी नाटक। वो जो उसका नाम मुझे याद है, वो जो पहली बार जो नाटक डिग्री कॉलेज में हमने किया था, भावना और संस्कार। हाँ, उसमें जो यहाँ अभी कमिश्नर रहे और अभी रिटायर हुए हैं अवनेंद्र नयाल, तो वो भी मेरे साथ उसमें उस नाटक में थे, और बहुत सारे लोग उसमें जो वो थे नाटक में। तो पहला एक्सपीरियंस डिग्री कॉलेज का हम लोगों का, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी उसमें, तो उसमें उन लड़कियों से बहुत अच्छी मेरी तब दोस्ती हो गई थी। तो उसके बाद जब वो नाटक का दिन आया, और वो नाटक दिन में होता था, वो फंक्शन रात को नहीं होता था, तो जिस दिन फंक्शन हुआ तो वहाँ पर वो फंक्शन दिन में शुरू हुआ, और उसके बाद पहले कुछ लाइट म्यूजिक वगैरह प्रोग्राम हुए, एक डांस वगैरह का प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद वो जो ट्रेजिक नाटक था यानी गंभीर नाटक भावना और संस्कार, उसका जो है वो हुआ शुरू। अब वो शुरू हुआ तो वो बच्चे जो थे वो, और जो हारे हुए होते थे यूनियन में, वो बहुत गदर करते थे। उन्होंने जो है वो लेकर के सब मसाला जिसे मैं कहूँ, वो सारा का सारा बैठे हुए थे, और जैसे भी वो नाटक शुरू हुआ, वो ट्रेजिक नाटक, किसने नाटक देखना था वहाँ, हूटिंग शुरू हो गई, और लड़कियां जैसी भी स्टेज में आए तो हु हा हा और ये वो कमेंट दुनिया भर के, और वो गुब्बारे बना भर के, गोले बना बना करके और स्टेज में आने लगे, और कुछ तो अंडे और टमाटर भी लेकर के आए थे, वो सब स्टेज में आया। जैसे तैसे वो नाटक आधा अधूरा हुआ, और हमने कहा कि नाटक नहीं करते, ये तो इंसल्ट है। जैसे फिर वो सती ने कहा कि नहीं करिए करिए, तो वो नाटक जैसे तैसे हम लोगों ने निपटाया वो। हाँ, एक और मज़ेदार कि उसमें से एक बेलवा लड़की थी, तो वो एक बुढ़िया का रोल कर रही थी, तो वो उसमें जो है उसका लड़के को एक गंभीर बीमारी है और वो मरने की स्थिति में है, तो उसको रोना था। अब वो जब हल्ला हुल्ला हुआ तो उसका जो कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्रेक हो गया, तो मरने के बजाय वो हंस गई। तो अजीब एक्सपीरियंस था वो, तो और हूटिंग हु हा, फिर तो मतलब किसी ने सुना ही नहीं, फिर तो उनको और मौका मिल गया, मतलब वो फिर वो बीच में ही वो नाटक जैसे तैसे हम लोगों को ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले ही वो बंद करना पड़ा, और उसके बाद फिर और जो वो नाच गाने के प्रोग्राम और बाकी जो मिमिक्री वगैरह वो हुई, फिर हमसे कहा गया कि वो ट्रेजिक नाटक करिए, वो जो ट्रेजिक नहीं तो ख़राब हो गया, लेकिन आप कॉमेडी नाटक वाला जो है वो करिए। हमने कहा हम तो नहीं करेंगे, ये तो नाटक की इंसल्ट है, और इस तरीके से जो है वो बहुत बुरा व्यवहार यहाँ हो रहा है, और कोई देखने सुनने के मूड में है नहीं, उनको जो है गाने बजाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है तो वही चलने दीजिए। तो लेकिन उस दिन हम लोगों ने प्रण किया कि इस डिग्री कॉलेज में नाटक का जो स्थान है उसको दिलवाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ अच्छे नाटक हों। और अगले साल जब वो उसका फंक्शन होने की बात आई, तो वीसी साहब जो थे यहाँ पर, वो थे क्या नाम, शिक्षाविद और साइंटिस्ट जिन पर हमें गर्व होता है, डॉक्टर डी पंत, उनके पास हम लोग गए। डी पंत जो थे वो बड़े मज़े की बात है कि वो जितने बड़े साइंटिस्ट थे वो पढ़ते भी बहुत थे, वो लिटरेचर भी बहुत पढ़ते थे, और उनको कल्चर के बारे में, नाटकों के बारे में इतना ज़्यादा पता था। मैं अभी उस पर आऊँगा। तो उन्होंने हमारी बात एक्सेप्ट कर ली, और हमने कहा कि साहब वो ड्रामा कंपटीशन कराएंगे और आप हमें इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। शेखर पाठक और चंद्रेश शास्त्री और अजय रावत और कई और टीचर वहाँ पर, ये लोग भी उस समय मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। यूनियन वालों से हम लोगों ने बात की और उनसे कहा कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये जो फंक्शन है इसको जो है बढ़िया तरीके से किया जाए। और वो जो है फिर वो ड्रामा कंपटीशन हुआ। पहले साल जो केवल 4 नाटक हुए, एक कॉमर्स का, एक साइंस का, एक आर्ट का, और एक किसी और विभाग ने, मतलब वो शायद आर्ट की तरफ से दो नाटक थे अलग अलग विभागों से। तो वो जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ। और उस दिन से जो फिर शुरुआत हुई धीरे धीरे, क्योंकि जब फिर मैं बाद में आऊँगा उस पर, युगमंच खुल चुका था 1976 में, और उसके हमारे साथ के तमाम लड़के जो थे वहाँ पर अलग अलग विभागों में थे। तो अलग अलग विभागों से नाटक होने लगे। और मैं बताऊँ 81 में जब मैं पास आउट हुआ
डिग्री कॉलेज से। फिर मैंने एमए किया और एमए करके मुझे पास हुआ तो 18 विभाग थे उस समय और 18 नाटक हुए। 18 नाटक। और मैं तुम्हें एक और मज़ेदार बताऊं, फिर दिन में नहीं होते थे नाटक, फिर 4-5 दिन कंपटीशन चलता था, रोज़ 2 या 3 नाटक होते थे और वो रात को होते थे। और हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था वहाँ कि क्या मजाल है कि बदतमीज़ी हो जाए। डिग्री कॉलेज के एन सिंह हॉल में एक तरफ लड़के बैठते थे, एक तरफ लड़कियां बैठती थी। इश्क मुश्क तब भी बहुत होता था, लेकिन बदतमीजी नहीं होती। रात को लड़के लड़कियां नीचे आते थे, जो जो जहां रहता था, लेकिन कोई कभी मिस हैपनिंग नहीं हुई। ऐसा माहौल बनाया। और बताऊं तुम्हें कि इतना स्तर बढ़ गया था डिग्री कॉलेज के नाटकों का भी। नैनीताल में माहौल तो नाटकों का था ही। यहाँ की मिट्टी में 2 ही चीज़ें सबसे फली फूली हैं कि एक है नाटक और एक है हॉकी। आप चाहे कितनी भी क्रिकेट करा लीजिए, चाहे कितने भी गेम करा लीजिए, ओलंपियन निकले तो हॉकी से ही निकले। और एनएसडी में जो भरमार हुई तो नाटक से ही हुई। चाहे आप कहीं भी कुछ भी कह लीजिए, पहाड़ में तमाम जगह हुआ, लेकिन वो यही हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि इतना बढ़िया ऐसा स्टैंडर्ड हो गया था डिग्री कॉलेज का, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी इस तरीके से वो किया। मुझसे कहा वहाँ पर कि आप इसमें इसके अध्यक्ष के लिए क्यों नहीं वो करते, या सेक्रेटरी के लिए जो ये होती थी सांस्कृतिक परिषद या ड्रामेटिक एसोसिएशन। मैंने कहा ना, काम करना है, पद लेकर क्या करना है, पद तो मैं सियासती में ले चुका हूँ। तो पद वद नहीं लिया मैंने वहाँ, और उसके बाद वो हुआ। और तमाम जो लोग वहाँ से डिग्री कॉलेज से अलग अलग विभागों से जो हमारे साथ के पढ़ने वाले जो एनएसडी गए, तो वो सब वहीं के प्रोडक्ट थे। सियासी के प्रोडक्ट उसमें बहुत ज़्यादा थे, निर्मल से लेकर के और ईशान त्रिवेदी तक, और तमाम लोग, और इदरीस से लेकर के और गोपाल तिवारी तक, और जो तमाम लोग गए यहाँ से, तो वो सब सीआरएसटी और डिग्री कॉलेज यही रहा है। तो वो पूरा का पूरा एक वो बन करके मिला, और बाकी फिर युगमंच बना। तो सर, कोई महिला मित्रों में से कोई एक कोई आपका दोस्त बनी हो? हाँ, कई लड़कियां मुझे पसंद आई वहाँ पर, लड़कियों को मैं भी पसंद आता था वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहता था। कई बार हम लोग कल्चर टीम में कॉलेज के बाहर भी गए, लड़कियां भी जाती थी, हम लोग भी जाते थे। बहुत अच्छी दोस्ती मेरी लड़कियों से वहाँ रही, और इमोशनल कई लड़कियों के साथ जो वो है मतलब संबंध भी रहे, लेकिन वो बस वो संबंध वहीं तक रहे, और बात बहुत आगे जो है वो नहीं बढ़ी। सर, कुछ कॉलेज रोमांस में और या शादी को लेकर आपका कुछ ऐसा कैसे हुआ, शादी क्या हुआ सर, कुछ बताएंगे सर? हाँ, फिर मतलब मेरी जिस तरह की लाइफ थी, तो शादी मैंने ये सोचा था कि मैं नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे मतलब मैंने पास ऑन कर दिया था सब। मेरे छोटे भाई बहन जो थे 3 मुझसे, उनकी शादी मैंने कहा इनकी कर दीजिए, और माँ बाप ने उनकी शादी बड़े अच्छे ढंग से उनकी तीनों की हो गई। और फिर मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी शादी तो ये जो नाटक है इससे हो चुकी है मतलब। और दूसरे क्या है कि जिस तरह का हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड है, और जिस तरह का मेरा अपना जो है रोज़गार वाला मामला, तो मेरी पास कोई बढ़िया नौकरी नहीं है, और मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई होटल हो मेरा, या कोई बड़ी दुकान हो, या इस तरह का मेरे पुराने लोग कोई बड़ी सर्विस में हो, या ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो दूसरे क्या है कि घर भूख तमाशा देखने वाला था। मैंने दुकान भी खोली और उसमें अच्छा खासा कमाया भी मैंने, लेकिन कभी मतलब इस तरीके से नहीं सोचा कि पैसा रोक करके रखना है, या पैसा बचाना है, या एक घर बनाना है। तो क्योंकि वो था ही नहीं कि मुझे शादी करनी है और एक फैमिली लाइफ जो है वो रन करनी है, तो इस तरह का वो था ही नहीं। तो बाकी जैसे मैंने बताया कि घर में जो है वो फिर इस बात को लेके कई बार टेंशन भी होता था। मेरे बड़े भाई साहब, मेरी भाभी, या मेरी माँ, पिताजी तो गुजर गए थे उन दिनों, तो ये
मतलब दुकान जब मैंने खोली तो उसके बाद लोगों सोचा कि ये अब मैं बताऊं तुम्हें, मुझे 2 बार ऐसे चांस मिले कि नौकरी वाले, लेकिन वो नैनीताल से बाहर जाने की बात थी। तो मैं मतलब एक बार खुशी भी थी मुझे कि मतलब मुझे नौकरी मिल रही है सरकारी सेवा में, टीचिंग में, और मुझे जसपुर जो है वो ज्वाइन करना था। लेकिन मैं रोने लगा कि मुझे नैनीताल छोड़ना पड़ेगा और अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। तो आपने नौकरी छोड़ दी? तो वो मैंने जो है वो, मुझे असल में क्या था कि 3-4 दिन का टाइम था, वो जो थी वैसी, तब वो पक्की वाली नौकरी नहीं थी। हाँ, और उसमें जो था वो एक आंदोलन हुआ था टीचर्स का, और उसमें वो लंबा खींचा था। तो उसमें ये था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम लेकर के जिनकी थोड़ी ठीक ठाक परसेंटेज थी, उनको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए गए थे कि वो उनको नौकरी जो है वो जाकर के ज्वाइन कर लें जहाँ जहाँ भी जगह थी। तो मुझे जो है कॉमर्स में जो है ये जसपुर, वहाँ के लिए मेरे को अपॉइंट लेटर मिला कि आप वहाँ जाकर के 3-4 दिन में ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि यार जाना तो है ही, फिर 3-4 दिन में जाके ज्वाइन करूँगा और आखिरी दिन जाऊँगा फिर मैंने। तो लेकिन तब तक वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई लास्ट दिन, और वो नौकरी मेरे हाथ से गई। उसमें फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने वो नौकरी ज्वाइन की थी तब, उनको बाद में एडजस्ट किया गया। हाँ, उनको बाद में प्रेफरेंस दिया गया, जो है उसमें जो भर्तियां निकली और फिर जो निकले, तो उनको प्रेफरेंस दे करके बहुत सारे लोग उसमें से वो नौकरी में लगे। तो इस तरह का रहा। तो मेरा ये था कि शादी वादी तो करनी नहीं है, तो मैं ये नाटक में मतलब पूरी तरीके से फिर वो नाटक में लग गया। और उसके बाद जो है वो युगमंच तब तक शुरू हो चुका था 1976 में, और पूरा का पूरा उसमें डिवोशन था। तो वो शादी आदि इसलिए फिर वो नहीं की। तो फिर अचानक मेरा एक दोस्त था आशुतोष उपाध्याय, जो कि यहाँ का पढ़ा हुआ था, क्या नाम, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर डी पंत के अंडर में उसने रिसर्च ज्वाइन की थी, और उसने फिर मुझसे कहा कि यार शादी कर लो भाई। उसने भी मतलब शादी की थी, और उसने कोर्ट मैरिज की थी जिसमें मैं गवाह था। हाँ, उसकी कोर्ट मैरिज में मैं ही गवाह था। और इदरीस की भी जो मैरिज हुई थी उसमें भी गवाही मेरी ही थी, जो कमल के साथ अब वो है निकाहनामे में, उसमें मैंने ही दस्तखत किए थे। बहरहाल तो मुझे इस चीज़ में तो मज़ा आता था लोगों की शादी करवाने में, मतलब इत्तेफाक से ये रहा कुछ। तो वो हुआ, तो उसके बाद मैंने कहा मैं तो शादी नहीं करूँ। तो वो आशुतोष उपाध्याय जो था मेरा दोस्त, बहुत जिगरी है मेरा, तो वो उसके बाद फिर बाद में फिर वो चला गया दिल्ली, और उसने नोवर्ट ये हिंदुस्तान में नौकरी की उसने एडिटर में, और फिर वो छोड़ करके अभी एक अच्छी वो करता है। तब उसने कहा मुझसे कि यार शादी कर लो। सर, कॉलेज रोमांस या आपकी शादी का कोई किस्सा कि किस तरह से आप शादी के बंधन में बंधे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो इत्तेफाक ये हुआ कि जो 94 का आंदोलन जब पीक पर था, उन दिनों एक तो हम लाहौर की रिहर्सल कर रहे थे, और सुबह जो है प्रभात फेरी निकालते थे, और दिन में जहाँ जमघट लगता था, ये तल्लीताल जो रोडवे स्टेशन और गांधी चौक है, वहाँ पर पूरा जमघट, पूरा वो उतरा हुआ था, क्या नाम, आंदोलन के मतलब बूढ़े बच्चे और औरतें और ऑफिस वाले और दुकान वाले, और कौन नहीं था उस आंदोलन में। वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते थे, तमाम लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद जो वो फिर जुलूस निकलता था, उसमें आगे से लीड करते हुए जनगीत गाते हुए हम लोग जाते थे, और वहाँ फिर नुक्कड़ नाटक करते थे। और उसके बाद जा कर के लाहौर की जो है वो रिहर्सल हम लोग कैंट स्कूल जो है वहाँ पर कैंट में, उसमें जाके करते थे। तो उस दौरान हम लोगों ने ये प्रभात फेरियाँ और जनगीत और बाकी सब चीज़ें तो की। उसमें हम लोग लिटरेचर भी बहुत सारा पब्लिश किया हम लोगों ने। एक कैसेट निकाला था जनगीतों का, कदम मिला के चल करके, और उसके अलावा 2 पुस्तिकाएं हम लोगों ने जनगीतों की, और उत्तराखंड में जो कुछ भी उस समय गीत लिखे गए वो सब का एक कलेक्शन भी हम लोगों ने पब्लिश किया। तो हुआ ये कि उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो हम लोगों ने कैसेट निकाला, उसके निकालने से पहले तैयार करके रिहर्सल करके यहाँ से हम लोग दिल्ली गए स्टूडियो में, और वहाँ हम लोगों ने स्टूडियो में जा कर के उसको जो कैसेट को जो है वो रिकॉर्ड किया, और फिर वहीं से उसको जो है वो बनवाया हम लोगों ने पांडव नगर से, और वहाँ से फिर लेकर के आए।
और उसका एक बढ़िया सा कवर डिज़ाइन करवा करके इरफान जो ये राज्यसभा टीवी में जो बोलते हैं, अभी वो बंद हो गया है वो कार्यक्रम गुफ्तगू, तो उन्होंने उसका कवर, बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी थे और उन्होंने उसका कवर डिज़ाइन किया था। बहरहाल तो वो बना और उसके बाद वो कैसेट जो है हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में वो बनवाए और इधर उधर तमाम उसको जो है वो हम लोग ले गए। तो वो मैं जैसे बता रहा था कि मेरा दोस्त जो आशुतोष, उसकी बहन जो है बागेश्वर में नौकरी करती थी GGIC में, और ये जो मेरी पत्नी है मुन्नी, वो भी वहाँ तक बागेश्वर में पढ़ाती थी और वो बागेश्वर की हैं मुन्नी जो हैं। हाँ, और वहीं उन्होंने पढ़ा है। मेरे जो ससुर थे वो वहाँ की नगर पालिका में EO थे और वहीं से वो रिटायर हुए और उनका बहुत अच्छा रसूख वहाँ पर है उसमें बागेश्वर में। जिस तरह की मेरी तमाम दोस्ती है वैसी तमाम वहाँ पर भी उन लोगों की भी बहुत अच्छी इज्जत और दोस्ती है वहाँ लोगों के साथ बागेश्वर में। तो वो जो हम लोग कैसेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसेट हम लोग मतलब बहुत सारे इधर उधर भी भेजे हमने, दिल्ली भेजे, यहाँ भेजे, वहाँ भेजे। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जनगीतों को लोगों तक पहुँचाया जाए। तो वो उसी दौरान क्या हुआ कि वो जो मेला लगता है बागेश्वर में, उत्तरायणी का मशहूर मेला, तो वो उस साल लगने वाला था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि उसमें जाकर के भी स्टॉल लगाएंगे और वो जो उस मेले में जो है तमाम पहाड़ के लोग वहाँ आएंगे और आंदोलन तो चल ही रहा था, तो वो वहाँ पर वो कैसेट को बेचेंगे। तो वो तमाम कैसेट लेकर के हम लोग, कुछ लोग, मैं, प्रमोद शाह जी और ये आशुतोष, वहाँ हम लोग गए। तो आशुतोष की तो सिस्टर वहाँ थी, तभी आशुतोष ने वो कैसेट तो हम लोगों ने वहाँ बेचे ही मेले में और तमाम लोगों को वहाँ वैसे बेचने के लिए दिए भी वो। तो आशुतोष ने मुझे पकड़ करके वो अपनी बहन से बात करके और मेरा जो है वो मतलब वो लगा था बहुत पहले से मेरे साथ कि तुम एक बार मतलब ये जो मुन्नी है इनसे मिल तो लो तुम एक बार और बात तो कर लो, बाकी तुमने जो कुछ भी करना है डिसाइड तो तुम्हें बाद में करना है। तो मैं मरे मन से मतलब वो जा कर के फिर इनसे मिला और मिला तो फिर बातचीत की। मेरी जितनी बुराइयां थी मेरे अंदर मैंने सब जा कर के वहाँ सबसे पहले वो बता दी कि भाई ये है। तो मैंने कहा मना कर दी, क्योंकि वो कौन ऐसी लड़की होगी जो मतलब मुझे झेलेगी मतलब। तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी। तो वो फिर प्रमोद शाह जी थे मेरे पास साथ और आशुतोष, और मैंने फिर वहाँ सिगरेट विगरेट में क्योंकि पीता हूँ तो मैंने बाकायदा वहाँ सिगरेट विगरेट भी पी। मैंने कहा क्या बता, इसी से जो है वो समझ में आ जाए कि भाई ये तो ऐसे ही लग रहा मुझे, मतलब इसको शर्म ही नहीं है, सिगरेट पी रहा है सामने बैठ करके ऐसे। तो वो फिर जब फिर नाश्ता वाश्ता हुआ, चाय वाय हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ फिर बात, तो फिर इनकी तरफ से जो है तुरंत हाँ कर दी गई। अब मैं फंस गया। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं इनकार मतलब कैसे करूं। अच्छा, जो मैंने बात की थी जो मुन्नी के साथ, तो मुझे लगा कि यार ये लड़की तो ठीक है यार, और मेरी जितनी भी कमियां हैं या जो भी है या जो मेरे शौक़ हैं तमाम तरह के, तो ये तो इसको लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ वो है। तो मुझे मालूम हुआ कि इनका फैमिली तो बहुत ही मतलब खुले दिमाग के लोग हैं। हाँ, तो मैंने मतलब सिगरेट विगरेट पी और कश लगाया लंबे लंबे खींच करके, जबकि मैं बड़े आराम से पीता हूँ, कश वश ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। तो उस दिन मैंने थोड़ा टेंशन में भी हो गया था, मतलब वो तो हो ही जाता है बट नेचुरल। तो मैंने वो सिगरेट विगरेट भी पी, एक के बाद दूसरी सिगरेट जलाई। आओ बैठो, तुम्हारी बात हो रही है। हाँ, तो वो लेकिन वो जब जैसा मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ठीक ठाक लोग हैं और बहुत दिमाग जो है वो उस तरीके का नहीं है जैसा मैं सोचता था कि मुस्लिम लड़कियों में जो है उस तरह का थोड़ा सा मतलब पता नहीं लाइक करेंगे नहीं, इस तरह की जैसी मेरी ज़िंदगी है कि वो कुछ कमाता वमाता भी उस तरीके से नहीं है, गंभीर नहीं है दुकान में, और फैमिली के बारे में बहुत सोचने वाला उस तरीके से है नहीं।
सामने सिगरेट पी रहे हैं। और सामने सिगरेट पी रहा है बैठ करके। तो मैंने कहा शायद इनकार कर देगी, तो बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो तो उस तरफ से तो हाँ थी बिल्कुल। फिर भी मैं सोचता रहा, बहुत देर तक मैंने सोचा, फिर मैं आ गया यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैंने वो जो दिमाग में मेरे था कि अब शादी नहीं करनी, जो तय था एक तरीके से, तो उस बात को सबसाइड करने में, उस बात से दूसरी बात में आने में, मतलब वो भी मुझे वक्त लगा। फिर देखा मैंने कि यार मैं शादी करूँगा तो दहेज तो मुझे लेना नहीं है, किसी तरीके से कुछ वो तो करना नहीं है, कि नहीं तो मतलब दूसरों को तो बड़े भाषण देते हैं कि साहब ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। चाय लीजिए भाई आप लोग। अच्छा हाँ सर, आप लीजिए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये है मेरी शरीक हयात मुन्नी, और मैंने जैसा बताया कि बागेश्वर में रहती थी, अब तो नैनीताल वासी हो गई हैं। और शादी हम लोगों की से पहले, जैसा मैं बता रहा था, कि वो अजीब इत्तेफाक था। वो कैसेट बेचने गए थे और मुन्नी से मुलाकात हो गई। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने पहले से सब अरेंज कर रखा था, आशुतोष ने। और जब मैंने जैसे बताया कि मैं सिगरेट पी रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो सब शायद मना कर देगी मुन्नी, लेकिन वो मुन्नी ने तो बिल्कुल मना नहीं किया। हालांकि मुझे फिर बहुत सोचना पड़ा, और मैं 1.5 साल तक सोचता रहा कि मेरे पास पैसा ऐसा तो मैंने कुछ इकट्ठा किया नहीं है, क्योंकि शादी का ख्याल नहीं था। तो जब मैं किसी की बेटी को ब्याह करके लाऊंगा तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, एक घर भी होना चाहिए, उसमें कुछ सामान भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी सामान, बेड है, अलमारी है, बर्तन है, भांडे हैं, और क्या नाम, पकाने के लिए जो है वो चूल्हा और गैस, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने फिर तब कार्ड भी बनवाया, अपना राशन कार्ड, फिर गैस भी ली मैंने, और एक आयार पाटा में किराए का मकान लिया। हालांकि मकान मालिक कमाल के आदमी मिले मुझे, वो सुदर्शन शाह जी। और उसके बाद वहाँ पर मैंने सारा अरेंज किया घर में, मेरी भाभी लगी वहाँ, तमाम जो मेरे दोस्त थे वो सब ने जा कर के उस घर को जितना थोड़े से पैसों में सजा सकते थे वो कर सकते थे सब। अशोक पांडे मेरा दोस्त, वो सब सारा फर्नीचर वगैरह सब हल्द्वानी से ख़रीद करके लाया। तो वो सब इस तरीके से घर बनाया हम लोगों ने, और मतलब मैंने बनाया पहले। फिर जा कर के जब मेरी पहली मुलाकात हुई, उसके 1.5 साल के बाद जो है वो फिर शादी करने में गया। और मेरा इरादा था कि मैं जो है वो 4-5 लोग ले जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वालों ने ब्लैकमेल किया, और उसके बाद उन्होंने पूरी बस की और सब किया। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी, इतनी बताने के बावजूद भी, आपने कैसे हाँ कर दी सर को देखकर? दरअसल में मुझे लगा कि देखो ये आदमी जो है झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि लोग मेरे सामने अगर कोई आता तो कुछ बनावटी भी करता, कुछ झूठ भी बोलता। तो मुझे सबसे पहली बात ये अच्छी लगी कि उन्होंने जो भी कहा और जो भी मुझे दिखाया वो बिल्कुल सच था। तो इसी सच को लेकर के मैंने हाँ की। अच्छा, आप सच से इम्प्रेस हुई? जी जी बिल्कुल, मैं उनकी सच्चाई पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, इसलिए मैंने हाँ कहा। सर, जैसा कि आप एक कवि भी हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ कविता, कुछ पोएम सुनाना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल सुनाता हूँ आप लोगों को। ये जो मैं गज़ल या कविता आपके सामने सुनाना चाहूँगा वो भी एक नाटक से जुड़ी हुई है। असल में जब ये लाहौर हम लोग कर रहे थे तो उसमें जो कवि का कैरेक्टर है नासिर काज़मी, और वो बड़े उस तरह का आदमी है जो सच बोलता है और जो ईमानदार है और जो लड़ाई लड़ता है पूरी व्यवस्था से। और उसके अंदर जो ये जो कहते हैं कि ये जो भावना है ना, जो हिंदू मुस्लिम वाली है, दूसरी इस तरह की जो है सांप्रदायिक, इसके खिलाफ है वो। तो वो उसको एक कविता बोलनी थी, वहाँ पर एक सीन है वो उसमें नाटक में, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो उसमें जो थी, वो जो गीत था, वो जो कविता थी, जो उन्होंने, जो इसके राइटर हैं नाटक के असगर वजाहत, उन्होंने जो उसमें रखी है नासिर काज़मी की, तो निर्मल जिसने इसको निर्देशित किया था इस नाटक को, निर्मल पांडे ने, हाँ, तो उसने कहा यार ये हल्की पड़ रही है। तो उसने कहा कि आप ढूंढिए,
क्योंकि उसमें क्या था कि बहुत सारे गीत संगीत ज़बरदस्त था उसके अंदर, और वो बहुत लोगों ने, प्रदीप पांडे ने और तमाम लोगों ने उसमें बहुत सारे, और निर्मल ने मिलके ढूंढा था। और जो बांग्लादेश के हमारे जो एक मित्र यहाँ पढ़ते थे उस समय कॉलेज में, बहुत बड़े आज संगीतकार हैं बांग्लादेश के, सानी ज़ुबैर, उन्होंने वो सारा म्यूज़िक जो है उसका कंपोज किया था। और तो वो जो कविता थी, वो निर्मल को बार बार लग रहा था कि इस जगह के लिए एक कविता ढूंढिए। बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसी निर्मल चाह रहा था तो वो नहीं मिली, क्योंकि वो जो एक विलेन जैसा एक पहलवान है उसमें, और जो बहुत ही सांप्रदायिक है, और उसके साथ उसकी अक्सर मुठभेड़ होती है एक चाय की दुकान पर, और जो वो बूढ़ी ज़ईफ़ औरत है जिसका कैरेक्टर मैंने किया था उसमें, तो उसको निकाल देना चाहता है, और उसकी जो कोठी है उसको कब्जे में करना चाहता है वो। तो वो कई बार उसके साथ मुठभेड़ होती है। तो उस सिचुएशन की जो है वो ये है, तो वो मैंने तब लिखी थी, वही आपको सुनाता हूँ, नाटक से जुड़ी हुई। बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, उसको टारगेट करके सुना रहा है वो पहलवान को, उस गुंडे को, कि बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़ी सादगी से मिलते हैं। बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़ी सादगी से मिलते हैं, और हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने। खुसूसियत माने आपकी विशेषता जो आपके अंदर थी, या स्पेशलिटी। हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, तमाम चेहरे यहाँ आप ही से मिलते हैं, तमाम चेहरे यहाँ आप ही से मिलते हैं। और ये तंज देखें कि ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये रोग इनको तुम्हारी गली से मिलते हैं। ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये रोग इनको तुम्हारी गली से मिलते हैं। और ये शेर निर्मल को बहुत पसंद था, कि तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कपड़े मगर आदमी से मिलते हैं। तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कपड़े मगर आदमी से मिलते हैं। और हमारे जैसे कई और हैं ज़माने में, हमारे जैसे कई और हैं ज़माने में, हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, कि हमारे जैसे कई लोग हैं ज़माने में, फरेब खाते हैं दरिया दिली से मिलते हैं। बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़ी सादगी से मिलते हैं। सर, एक बहुत मशहूर नाटक है जिन लाहौरनी व्याख्या, जिसमें आप एक माई का किरदार करते हैं। सर, उसके कुछ पंक्तियाँ कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? असल में मैं पंजाबी कैरेक्टर उसमें करता हूँ और पंजाबी बोलता हूँ, क्योंकि वो जो ज़ईफ़ औरत है वो पंजाब की रहने वाली, लाहौर की रहने वाली है, और उसे दूसरी कोई भाषा नहीं आती है। तो उसमें एक दिन, वैसे तो बहुत पहाड़ टूटे हैं उस औरत के ऊपर, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है उसमें, लेकिन वो लाहौर नहीं छोड़ना चाहती। उसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान जाओ, तुम्हारा मुल्क वो है, लेकिन वो नहीं जाती है। तो फिर उसका जो है, यहाँ से जो मिर्ज़ा गए हैं और उनके साथ उसका पूरा वो हो गया है, बहुत अच्छा संबंध। तो वो दिवाली का सीन है उसमें, एक दिवाली का सीन क्रिएट किया था निर्मल ने, और उसमें वो जो सब लोग सुनाते हैं, नासिर आज़मी और कई गीत संगीत होता है उसमें, तो उससे भी कहा जाता है कि माई आप भी कुछ सुनाइए। तो फिर वो अपनी रॉ में जो है वो एक गीत सुनाती है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना है, साडी लम्मी उडारी वे, साडी लम्मी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना है, साडा चिड़ियां दा चंबा वे। तेरे महलां दे विच विच वे, तेरे
ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਬਾਬੁਲ ਬਾਬੁਲ ਚੋਗਾ ਕੌਣ ਚੁਗੇ, ਬਾਬੁਲ ਚੋਗਾ ਕੌਣ ਚੁਗੇ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਪਰ ਜਾਈਆਂ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਪਰ ਜਾਈਆਂ, ਧੀਏ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ।